प्लस टू क्लास में हमारा अध्याय एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर चल रहा था, जिसमें हमने राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन जो पिछला टॉपिक है उसको किया था। उसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमने किया था कि राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सलूकों ने उखाड़ फेंका। जो सैनिक कमांडर थे वे 1503 तक सत्ता में रहे। उसके बाद तलुओं ने उसका स्थान जो है वो ले लिया और कृष्णदेव राय तलु वंश के से ही संबंधित थे। फिर उनके विषय में जैसे आपने पढ़ा और एनसीईआरटी बुक में मैं आशा करती हूँ कि आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया होगा और उस जो टॉपिक था उसको भी कर लिया होगा। और फिर जैसे कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न हो गया। ये सारा जो है हमने लास्ट टॉपिक में जो है वो पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे राय तथा नायक। राय क्या होता है वो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। जैसे राय जो होता है वो एक शासक होता है, अपने आप को एक शासक मानता है, वो राय होता है। फिर उसके बाद नायक। नायक क्या होता है? नायक जो होता है वो सेना का प्रमुख होता है और जिसका किलों के ऊपर जो होता है वो नियंत्रण होता है, जिसके पास सशस्त्र समर्थन जो थे वो भी होते थे। और ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि ये भ्रमणशील रहते थे, स्थानांतरण करते रहते थे। क्यों स्थानांतरण करते थे? क्योंकि ये उपजाऊ भूमि की तलाश के लिए इधर उधर जाते रहते थे और उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान जो होते थे वो इनका साथ देते थे और इन प्रमुखों को नायक जो है वो कहा जाता था। ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते थे और कई नायकों ने विजयनगर की जो शासक की प्रभुसत्ता थी उनके आगे समर्पण भी किया था और ये विद्रोह भी कर देते थे। तो इनके विद्रोह को दबाया कैसे जाता था? इनके विद्रोह को सैनिक कार्रवाई के माध्यम से वश में किया जाता था। उसके बाद आता है अमरनायक। अमरनायक प्रणाली जो है वो विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली में कई तत्व जो थे वो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अभी अमरनायक थे कौन? ये सैनिक कमांडर होते थे। जैसे नायक जो है वो सैनिक होते थे, प्रमुख होते थे, तो ये सैनिक कमांडर होते थे। और ये राय द्वारा प्रशासन के लिए जो राज्य क्षेत्र होता था, जो प्रशासन क्षेत्र होता था, उसके अंदर जैसे इनको क्षेत्र वो बांट दिए जाते थे। ये किसानों, शिल्पकर्मी और व्यापारी जो भी होते थे उनसे ये सब कर वसूलते थे और ये राजस्व का कुछ भाग जो होता था वो व्यक्तिगत रूप से भी प्रयोग करते थे। और व्यक्तिगत रूप से वो किस लिए प्रयोग करते थे? क्योंकि इनके पास व्यक्तिगत रूप से घोड़े, हाथी होते थे और इनका निर्धारित जो दल होता था हाथी घोड़ों का, तो उसके रख रखाव के लिए ये कर का कुछ भाग अपने पास रख लेते थे। और जैसे जो ये दल होते थे ये विजयनगर के शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे और इनकी मदद से पूरी दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया गया था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। और जो अमर नायक होते थे वो एक बार साल के अंदर एक बार जो है वो क्या करते थे? राजा को कुछ ना कुछ भेंट भी दिया करते थे और राजा जो होते थे वो इनका स्थानांतरण भी कर सकते थे। जैसे जो अमर नायक होते थे तो वो जैसे अलग अलग उनको पद जो है वो बांट दिए जाते थे, अलग अलग पद दिए जाते थे और फिर जैसे उन पदों से उनको स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि एक पद से दूसरे पद पर भी भेज दिया जाता था। और जो अमर नायक होते थे वो जैसे राजा को उपहार भी देते थे और एक दूसरे के स्थान पर जैसे आपको बताया कि स्थानांतरण भी ले लेते थे। और फिर बाद में जो ये नायक थे इन्होंने कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिए थे, जिसके कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन जो था वो तेज़ी से होने लगा था, पतन जो था वो तेज़ी से होने लगा था। इसके बाद जो मुख्य पॉइंट आता है वो विजयनगर राजधानी तथा उसका
परिप्रेक्ष्य। विजयनगर जो था उस समय का सबसे प्रसिद्ध जो शहर था, और विजयनगर जो था यह भी अधिकांश राजधानियों की तरह ही एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य कला को अभिलक्षित करता था। इसके बाद जो टॉपिक है वो आता है जल संपदा। तो जल संपदा वहाँ की कैसी थी? विजयनगर की जो भूगोलिक स्थिति थी, यानी कि विजयनगर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसी की ही जल संपदा के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो विजयनगर की भौतिक स्थिति थी उसके विषय में सबसे चौंकाने वाला जो तथ्य था वो तुंगभद्रा नदी थी वहाँ की। तो वहाँ पर तुंगभद्रा नदी के पास एक विशिष्ट प्रकार का प्राकृतिक कुंड था, और यह नदी जो थी ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी, और आसपास के भूदृश्य जो थे वो रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण थे, और जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण से प्रतीत होती थी, और इन पहाड़ियों में कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती थी, और लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज जो थे वो बनाए गए थे। हौज आपको पता ही है, बड़ी सी टैंकी सी बना देना। और यह जो प्रायद्वीप था ये सबसे शुष्क जो क्षेत्र थे उनमें से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था, और इसीलिए ही हौजों का निर्माण जो है वो 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, और सबसे बड़ा जो जलाशय था उसको कलमपुरम नाम से जाना गया था, और इस हौज के अंदर पानी में न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी पहुंचाया जाता था। किसके पानी को पहुंचाया जाता था? कलमपुरम जो जलाशय बनाया गया था उसके पानी को जो है राजकीय केंद्र तक पहुंचाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरियानगर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। भग्नावशेष क्या होते हैं? जो शेष बचा हुआ भाग, हरिया जो नहर है उसके भग्नावशेषों के बीच में देखा जा सकता है, और इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था, और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी थी उसको सिंचित करने के लिए प्रयोग किया जाता था, और इसका निर्माण जो है वो संगम वंश के जो राजा थे उनके द्वारा जो है वो करवाया गया था। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे किले, बंदियाँ तथा सड़कें और नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद। तो इसको ध्यान से कीजिएगा ताकि आप जो आपके एनसीईआरटी के बुक है उसमें से ध्यान से रीड कीजिएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो सैटरडे को आपकी जूम मीट होती है, आप उसके अंदर भी पूछ सकते हैं और फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।